हाय एवरीवन, आज हम लोग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग स्टेटमेंट और फिर डिराइवेशन देखेंगे। डिराइवेशन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, बहुत ही एक लंबा चौड़ा डिराइवेशन है, तो इसको रैप करने के बाद थोड़ा और समझना होगा हम लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को मैंने कई बार आप लोग को पढ़ाया है, फिर भी मैं आप लोग को एक डायग्राम की मदद से आप लोग को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो यहाँ पर, मान लीजिए इस साइड पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर हम लोगों ने क्या किया, वेवलेंथ को लोकेट कर दिया है, और इस वाले एक्सिस पर मान लीजिए जो रेडिएशन निकल रहा है ब्लैक बॉडी से, उसका इंटेंसिटी या पावर आप लोग कुछ भी कहो, है ना, उसको इस साइड पर हम लोगों ने लोकेट कर दिया है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है और एक मैक्सिमम पॉइंट आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा एम, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है टेम्परेचर के साथ घटता है, ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। मान लीजिए इस वाले जो ग्राफ है, ये मान लीजिए टेम्परेचर कहाँ पर है, मान लीजिए 1000 केल्विन पर है, मान लीजिए 1000 केल्विन पर है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेंगे, जहां पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ का पॉइंट है वो कुछ शिफ्ट होके इस साइड पर आ जाएंगे, यानी कि घट रहा है टेम्परेचर के साथ। और यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया था मैंने, वो मान लीजिए 2000 केल्विन दिया था, है ना। तो इस तरीके से टेम्परेचर के साथ अगर इंटेंसिटी या एमिसिव पावर या वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज होता है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी कि ये जो डिस्प्लेस हो रहा है, क्या डिस्प्लेस हो रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एनर्जी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी आप लोग लिख सकते हो साथ में, फॉर विच the emissive power is maximum is inversely proportional to the temperature T, that is lambda m inversely proportional to 1/T। शायद आप लोग समझ गए स्टेटमेंट को, मैंने कई बार आप लोग को पढ़ा है ना। यहाँ पर हम लोग डिराइवेशन देखते हैं। डिराइवेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंसीडर कर लेंगे स्मॉल u, जैसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जहाँ पर कैपिटल यू मतलब एनर्जी डेंसिटी और वी मतलब वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पर इंटरनल एनर्जी मिलता है ना। अब हम लोग को पता है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो चेंज इन हीट है डी क्यू, वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, डी डब्ल्यू। यहाँ पर डी डब्ल्यू मतलब चेंज इन वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन क्या, हीट, है ना। तो यहाँ पर देखिए u का वैल्यू हम लोग को पता है uv, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर du है तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना यार, है ना। देखिए प्रोडक्ट रूल लगाने पर क्या होगा, एक बार इसको हम लोग छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv, एक बार v को छोड़ देते हैं, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du। अब dw का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को थर्ड सेमेस्टर पर थर्मोडायनेमिक्स पर आप लोग को मिल गया था, w इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर देखिए dv करेंगे, ठीक है ना। और प्रेशर का रिलेशन क्या है u के साथ, देखिए यहाँ पर सब u और v के टर्म्स में है, तो p को हम लोग को चेंज करके u के टर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। और प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, p इज इक्वल टू u/3, है ना। तो p के जगह पर मैंने क्या किया, u/3 लिख दिया dv, है ना, और v du को मैंने लास्ट में लिख दिया और u dv को एज इट इज लिखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 4/3 u dv होगा, बाकी एज इट इज है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर एडियाबैटिक प्रोसेस ले ले, जहां पर जो हीट है या चेंज इन हीट है, हीट ट्रांसफर नहीं होता तो जो dq होता है या चेंज इन हीट होता है वो जीरो होगा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो dq का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। ये वाला थोड़ा सा वाइट क्यों हो गया, शायद मेरे ये कपड़ा लग गया, है ना। dq का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला इक्वेशन जीरो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यानी कि dv के साथ हम लोग v का टर्म्स रखेंगे और du के साथ u का टर्म रखेंगे। तब हम लोगों ने क्या किया, v du को तो एज दिस रखा, इस वाले टर्म को मैंने इस वहां पर ले गया तो निगेटिव में आ गया, है ना। अब v को मैं उस साइड पर भेज रहा हूँ और u को मैं इस साइड पर ले रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है, इस साइड पर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, v मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है, उस साइड पर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। माइनस ये वाला टर्म तो यहाँ पर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे ये वाला टर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए du/u, dv/v,
दोनों साइड पर हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेंगे? इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो log u होगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो log v होगा। 4/3 यहाँ पर कांस्टेंट है तो क्या मिलेंगे? ln, अगर देखिए 4/3 या कुछ भी नंबर हो, अगर वो log में हो तो वो पावर में चला जाता है। आप लोग को पता होगा, स्मार्ट हो, पता ही है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ln uv 4/3 इक्वल टू c, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि uv 4/3 इक्वल टू c, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर u और v का वैल्यू हम लोग को पुट करना है। u मतलब एनर्जी डेंसिटी, है ना। और एनर्जी डेंसिटी जब हम लोग स्टीफेंस लॉ, शायद लास्ट वीडियो या उसके पहले वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो पर हम लोगों ने स्टीफेंस लॉ पढ़ा था। स्टीफेंस लॉ का डिराइवेशन जब करे थे हम लोग, वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट a और साथ में T⁴ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो एनर्जी है ना, वो T⁴ यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के 4th पावर पर। तो अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एनर्जी डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो U इज इक्वल टू 8T⁴ है ना बेसिकली। तो इसके जगह पर 8T⁴ पुट कर देंगे। और वॉल्यूम मतलब क्या है? 4/3 पावर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पुट करने के बाद अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटीज है वो कौन सा है? ध्यान से देखो, वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सा है? टेम्परेचर और r रेडियस, है ना। ये टेम्परेचर और r आप लोग को हो, और बाकी a 4/3 पाई ये सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग c के उस साइड पर भेज दें तो ये टोटली कांस्टेंट ही रहेंगे, है ना। और बचेंगे क्या? T⁴ और r⁴ से क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, r⁴ बचेंगे। T⁴ r⁴ अगर मैं 4 को भी उस साइड पर भेज दूँ, है ना, ये 4 को उस साइड पर भेज दो, √4 हो जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग इसका जो रिमेनिंग प्रूफ है वो देखेंगे। चलिए प्रूफ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक किया था? RT इज इक्वल टू कांस्टेंट तक किया था, है ना। इसे हम लोग देखिए कैसे इस कांस्टेंट को जीरो कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा? फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेंगे, RdT प्लस TdR इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, है ना। फिर से हम लोग थोड़ा सा एल्जेब्रा लगाएंगे जो कि आप लोगों ने पहले ही सीख लिया है ना। यहाँ पर dt/t यानी कि dt के साथ हम लोग t के टर्म्स लाएंगे और dr के साथ r के टर्म्स लेंगे, है ना। dt/t इज इक्वल टू ये वाला हम लोगों ने कर दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, ताकि हम लोग इसे बाद में कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर किया है इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। एक स्फीयर मान लेंगे, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर, और ये जो स्फीयर है इसका वॉल्स इलास्टिक है और यहाँ पर कोलिजन्स होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ कोलिजन, तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक कोलिजन होगा। कोलिजन होके मान लीजिए ये जो इंसिडेंट हो रहा है ना, इसका वेवलेंथ लैम्डा है और इसका वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा 10, यानी कि कुछ चेंज इन वेवलेंथ आया है, ठीक है ना। इसका वेवलेंथ लैम्डा, इसका लैम्डा 10, ठीक है। देखिए तो ये कई सारे एंगल बना के भी इंसिडेंट हो सकते हैं इस वाले वॉल्स पर, और नॉर्मली भी इंसिडेंट हो सकते हैं कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है तब जो इसका वेवलेंथ का चेंज आता है, नया वेवलेंथ है, वो डॉपलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग इस वाले रिलेशन पर अप्रोक्सीमेटली हम लोग इक्वल कह सकते हैं। लैम्डा 1 + 2v/c, जहाँ पर c मतलब स्पीड है ना, जो ये वेव ट्रेवल कर रहा है, और v मतलब क्या है? ये जो वॉल्स अगर मूव करेंगे तो उसका स्पीड v है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए When incident at angle phi, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंट यानी कि परपेंडिकुलर मैंने कहा था। अगर नॉर्मली हम लोग इंसिडेंट करवाए तब ये वाला होगा, अगर किसी एंगल के साथ करें तो एंगल फाई के साथ यही होगा, बस चेंज क्या होगा? cos अल्फा आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए cos अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है ना। तो cos अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएंगे? मान लीजिए ये जो रिफ्लेक्शन है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये जो वेव ट्रेवल कर रहा है इसका स्पीड मैं बता रहा हूँ, इसका मान लीजिए C1 स्पीड है, ये C2 स्पीड है, ये C3 स्पीड है, ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंगली Cn तक जाएंगे, ठीक है ना। तो C1 बाई क्या होगा? 2r, जहाँ पर r मतलब रेडियस आप लोग को पता है, इस वाले स्फीयर का रेडियस, है ना। तो cos अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जाके हम लोग C1/2r पुट कर दिए हैं, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या? VC1/2r। तो ये तो सिर्फ एक वाले के लिए, एक वाले कोलिजन पर हम लोगों ने वेवलेंथ का चेंज बताया है। अगर हम लोग n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मतलब कोलिजन्स करें या रिफ्लेक्शन कुछ भी कहो, कोलिजन करें, तब जो फाइनल वेवलेंथ मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 + C1v/RC। पहले वाले के लिए क्या? C1v/RC होगा। नेक्स्ट वाले के लिए क्या? C2v/RC। तो यहाँ पर ठीक है, CnV/RC तक जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? V/RC कॉमन है, सब में V/RC है,
है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, C1 C2 C3 C4, तो इन सबको मिला के C1 से लेकर Cn तक उसे हम लोग कैपिटल C से मान लेते हैं। यहाँ पर समीशन मैंने लगाया है 1 से लेकर n तक, इसका जो सम होगा मान लीजिए वो C है, तो C से C कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस V बाई आर, है ना। तो इस लैम्डा को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा होगा प्लस लैम्डा V बाई आर। तो इस वाले लैम्डा को मैंने इस साइड पर लिया है, तो लैम्डा F माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा V बाई आर। लैम्डा F माइनस लैम्डा यानी कि कितना चेंज हुआ वेवलेंथ का, तो उसे हम लोग डी लैम्डा से डिनोट करें, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है ना। V मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, dr बाई dt। मान लीजिए टाइम अगर 1 सेकेंड है तो dr बाई dt का वैल्यू 1 होगा, तो dr इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब dv इज इक्वल टू कितना होगा, यस सर v का वैल्यू कितना होगा, dr होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए v के जगह पर मैंने dr बाई dt लिखना था, क्योंकि dt का वैल्यू 1 है तो मैंने सिर्फ dr लिखा। अब लैम्डा के जगह पर लैम्डा पुट कर दीजिए, dr के साथ dr, है ना। तो इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, देखिए इंटीग्रेट बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करिए। यहाँ पर dr बाई r का वैल्यू क्या है, माइनस dt बाई t, है ना। तो इसके जगह पर माइनस dt बाई t पुट कर देंगे हम लोग, है ना। इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ध्यान से देखो, लैम्डा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ln लैम्डा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ln t होगा, है ना। तो इसको मैं अगर इस साइड पर ले आऊँ तो ln लैम्डा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म आएंगे, है ना। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि लैम्डा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही प्रूफ करना था, या अगर हम लोग कहे, देखिए लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर, अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊँ तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को मैं अगर उस साइड पर ले आऊँ तो लैम्डा t इज इक्वल टू c हो जाएंगे, है ना। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए। प्रूफ थोड़ा सा लंबा था, आप लोग ध्यान से पढ़ना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।